हेलो फ्रेंड्स, नीट डेली टेस्ट नंबर 31 के सॉल्यूशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन नए हैं लेकिन बेस्ड ऑन नीट पैटर्न है। इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स है। यहाँ आपको नजर आ रहा है ये दो ठो ब्लॉक जो है आइडेंटिकल है, दोनों का मास सेम है। ईच ऑफ मास m इक्वल टू 2 kg आर कनेक्टेड थ्रू ये मासलेस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है एंड पासेस थ्रू ए फ्रिक्शनलेस पुली। ये पुली जो है फ्रिक्शनलेस है। इसके फ्रिक्शनलेस होने से क्या फायदा होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो स्ट्रिंग है दोनों साइड में उसमें टेंशन सेम होता है। तो दोनों तरफ का जो स्ट्रिंग है उसमें मान लीजिए सेम टेंशन T है, एस वन इन द फिगर इसमें इस तरह से रखा गया है। द टॉप ऑफ द कार्ड इज स्मूथ, ये स्मूथ है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है ऊपर में। लेकिन बट बिटवीन द साइड ऑफ द कार्ड एंड द ब्लॉक म्यू इक्वल टू 0.5, ये स्मूथ नहीं है, इसमें फ्रिक्शन है। और इसमें कितना फ्रिक्शन है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है सो 0.5 है, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बताना क्या है? द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट इन ऑर्डर टू द टू ब्लॉक टू बी स्टेशनरी इन द फ्रेम ऑफ द कार्ट। यहाँ पर आप किसी ऑब्जर्वर को बैठा दीजिए, या बैठा हुआ है या खड़ा है, और वो देखेगा कि ये जो हमारा ब्लॉक है वो आगे नहीं जा रहा, वो स्टैटिक है, स्टेशनरी है, वो रेस्ट में है। तो ये ए नॉट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? यहाँ मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। ये मैक्सिमम क्यों? तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आप एक्सलेशन 0 कर दीजिए, एक्सलेशन 0 हो गया तो क्या होगा? ये जो है सो नीचे गिरने लगेगा, ये राइट चलेगा, ये नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। ठीक है, आप धीरे धीरे ए नॉट को बढ़ाना शुरू कीजिए, बढ़ाते जाइएगा तो एक ऐसा समय आएगा जब ये यहीं पर स्टैटिक हो जाएगा, रुक जाएगा। देखिए अब इस पर जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप नहीं लगा सकते क्योंकि ये अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो जो ऑब्जर्वर आपने बैठाया है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकता। ये ऑब्जर्वर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाए, इसके लिए जरूरी है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे उस पर एक स्यूडो फोर्स लगाएं, और स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है ऑब्जेक्ट का मास टाइम्स एक्सलेशन ऑफ फ्रेम, और ये डायरेक्शन होता है जिधर फ्रेम का डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट। इस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना है तो इस पर भी स्यूडो फोर्स लगा दिया, इस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना है तो इस पर भी स्यूडो फोर्स लगा दिया। तो क्या होगा कि जब धीरे धीरे ए नॉट को हम बढ़ाने लगेंगे तो एक ऐसा समय आएगा तभी जब एम ए नॉट का वैल्यू टी के बराबर हो जाएगा तो रुक जाएगा, लेकिन वो मिनिमम वैल्यू है। उसके बाद में यदि हम उससे और कंटिन्यू रखें ए नॉट को बढ़ाना तो धीरे धीरे ये और बढ़ते चला जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि इधर मूव करने लगेगा, या फिर मूव करने के लिए रेडी रहेगा इस साइड में। जब ये इस साइड मूव करने के लिए रेडी रहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगता है? इसमें फ्रिक्शन तो नहीं है, रहता तो इस साइड में लगता, लेकिन उसमें फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन यहाँ है। तो ये यदि इधर अब नीचे न जाने छोड़ के ये ऊपर जाने का टेंडेंसी रखता है, ये जो है इसका टेंडेंसी है ऊपर जाने का, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा। तो ये मैक्सिमम के लिए फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रहा है और उसी मैक्सिमम वैल्यू का हमें पता करना है, ए नॉट मैक्स कितना है। तो देखिए ये इसको हम ब्लॉक ए कहते हैं, इसको हम ब्लॉक बी कहते हैं, और दोनों ही ब्लॉक पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं इस ऑब्जर्वर के लिए। और ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि दोनों स्टैटिक है, रुका हुआ है। तो हम ब्लॉक ए पर लगाएं, वो क्या देख रहा है कि रुका हुआ है, तो नेट फोर्स 0 है। टी जो है सो एम ए नॉट को काउंटर बैलेंस कर लिया, इक्वेशन 1। ब्लॉक बी को देखते हैं, ये ब्लॉक बी है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है? एक फोर्स तो एम लग रहा है नीचे, एक फोर्स टेंशन है और एक फ्रिक्शन फोर्स है, 3 पे फोर्स है। तो टेंशन जो है वो काउंटर बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन को भी और एम को भी। फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन होगा म्यू एन, यहाँ पर इधर एन लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि हम इसको देखें वो यहाँ पर देख लेते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये पैरेलल देख रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें कोई मोशन नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं है, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो नेट फोर्स 0 है। एन जो है वो एम ए नॉट को बैलेंस कर लेगा। एन यहाँ पर पता चल गया हमें, म्यू का वैल्यू ये एम ए नॉट रखते हैं, ये टेंशन है। अब ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया,
ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, टी का वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दीजिए और अपने आप आपका ए नॉट का वैल्यू निकल जाएगा। और यह ए नॉट ए नॉट मैक्सिमम है। तो 1 और 2 से हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से एक्चुअली बढ़ रहे हैं, टी के जगह पर एम ए नॉट हमने वैल्यू रख दिया, म्यू एम ए नॉट प्लस एम जी। एम तीनों जगह है, हटा दिए, और ए नॉट का वैल्यू कितना आ गया, इसको लेफ्ट में लाएं तो 1 माइनस म्यू आया, इधर है जी। तो ए नॉट का जो वैल्यू आया हमारा वो है जी बाय 1 माइनस म्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि इस समय जब इतना एक्सलेशन रहेगा तो एक्स फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा, क्योंकि इसका ऊपर जाने का टेंडेंसी है, इधर लेफ्ट जाने का टेंडेंसी है ऊपर वाले ब्लॉक को, और ये जो बीच वाला ब्लॉक है इसको ऊपर जाने का टेंडेंसी है, इसलिए फ्रिक्शन नीचे लगेगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। और आप ढूंढिए, इसका वैल्यू रखना होगा एक्चुअली। जी का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, म्यू का एम का वैल्यू 2 kg दिया है, और म्यू का वैल्यू 0.5 दिया है। ये सारे वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं कितना आता है। ये 10 हुआ, 1 माइनस म्यू का वैल्यू 0.5 आया। मास चाहे कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 डिवाइडेड बाय 0.5 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका ए नॉट मैक्स का वैल्यू है। आपका आंसर हो गया 20, ऑप्शन नंबर 4। आपको यहाँ पर हम याद दिलाना चाहेंगे कि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, जो प्रीवियस टेस्ट में था, टेस्ट 30 में, उसका लास्ट क्वेश्चन, उसमें सेम सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था। इनफैक्ट एवरीथिंग सेम पूछा गया था, ये मैक्सिमम की जगह पर मिनिमम बात किया गया था। और वो मिनिमम कितना था, वो मिनिमम था ये g डिवाइडेड बाय 1 प्लस मी। ठीक है, ये दोनों कंसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो नीचे में डिनोमिनेटर जो है सो ज़्यादा हो गया, तो ए मीन जो है सो कम रहेगा। और ये नीचे में डिनोमिनेटर में ये 1 माइनस म्यू है, तो म्यू का वैल्यू कुछ भी रखेंगे 1 से कम हो जाएगा, तो ये जी से ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर जी से कम हो जाएगा। ये वैल्यू जी से कम है और ये वैल्यू जी से ज़्यादा है। और आपको एक और इसके पहले जो टेस्ट है, टेस्ट 30 में ही एक क्वेश्चन था जहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन लेकिन फ्रिक्शन नहीं था, और वहाँ पर ये मीन मैक्स का कोई बात नहीं होगा, तो वहाँ पर जो भी ए जीरो का वैल्यू था वो था सिंपली जी। मतलब फ्रिक्शन नहीं है तो आपको कितना एक्सलेशन लगाना पड़ेगा कि ये जो ब्लॉक है इस सिचुएशन में, दो ठो ब्लॉक, वो वहीं का वहीं खड़ा रहे, वो होगा जी। लेकिन यदि फ्रिक्शन है तो फिर आप जो है सो मिनिमम आपको इतना लगाना होगा और मैक्सिमम आपको इतना लगाना होगा। इससे ज़्यादा लगाइएगा तो चलने लगेगा, इससे कम लगाइएगा तो भी चलने लगेगा। तो जो वैल्यू आप ए का लगाएंगे वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का। मतलब ए जीरो का वैल्यू होना चाहिए जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस म्यू, जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू, इसके बीच में होना चाहिए, तब जाके वो स्टैटिक रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। सेम क्वेश्चन को आप इनर्शियल फ्रेम में भी बना सकते थे, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, स्यूडो फोर्स लगाने के बाद में वो इनर्शियल फ्रेम बन गया। आप यदि चाहते तो ऑब्जर्वर को यहाँ जमीन पर बैठा के भी इसको बना सकते थे दूसरे तरीके से, लेकिन ये इजी मेथड है, मैंने यही आपको बताया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अपर 1/3 ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज फ्रिक्शनलेस। इसको 3 भाग में बांट दिया है, 1 2 3। ये एस है, ये भी एस है और ये भी एस है। तो इतना दूर तक जो है सो फ्रिक्शन है और इतना दूर तक जो है सो फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर म्यू 0 है और यहाँ पर म्यू का वैल्यू कुछ है, म्यू दिया हुआ है। लोअर 2/3 हैज फ्रिक्शन विथ काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, लोअर 2/3। ये स्मॉल ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग फ्रॉम द टॉप, यहाँ से आता है, यहाँ से स्लाइड करना शुरू करता है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड स्टॉप्स अगेन एट द बॉटम। यहाँ पर आके वो रुक गया, यहाँ पर आके फिर वो रुक गया है। द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड थीटा इज हाउ मच, दोनों के बीच में रिलेशन है वो कितना होगा, म्यू और थीटा के बीच में। तो देखिए, इसको एक से अधिक तरीकों से बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप सिंपली, हम इसको पॉइंट का नाम दे दें, इसको ए, इसको बी कहते हैं यहाँ पर, और इसको सी कहते हैं। ए से बी तक में कोई म्यू जो है सो 0 है, फिर स्मूथ है ये, और यहाँ पर म्यू इक्वल टू म्यू है, ये स्मूथ नहीं है, यह स्मूथ है, और इधर फ्रिक्शन है। तो ये दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे। यहाँ से यदि हम स्टार्ट करें मोशन को तो हमें पता चल जाएगा कि बी पर वेलोसिटी क्या है।
फिर यहाँ से स्टार्ट हम करें मोशन, तो बी पर वेलोसिटी हमें पता है और हमें ये भी पता है कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया है, तो ये एक्सेलेरेशन कितना होगा। और एक्सेलेरेशन हमें पता है कि एक इंक्लाइंड प्लेन में एक्सेलेरेशन कितना होता है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि कोई इंक्लाइंड प्लेन है और वो स्मूथ है, तो इस साइड में जो कंपोनेंट होता है जी साइन थीटा, एक्चुअली टाइम्स एम, ये फोर्स का कंपोनेंट होता है। इधर एन होता है, इधर एम जी होता है। एम जी का इधर जो कंपोनेंट है वो एम जी साइन थीटा है, और इधर जो कंपोनेंट है, क्योंकि ये भी थीटा हो जाता है यदि ये थीटा है, तो एम जी कॉस थीटा है। तो ये फोर्स इधर लगता है, तो एक्सलेशन कितना हो गया, जी साइन थीटा, यदि उसमें फ्रिक्शन नहीं है तो। और यदि फ्रिक्शन है तो ये विदाउट फ्रिक्शन, ये है विदाउट फ्रिक्शन। एक्सलेशन डाउनवर्ड लगता है, जी साइन थीटा। अब विथ फ्रिक्शन की बात करें तो यहां पर देखिए जो फोर्स है एम जी, ये नॉर्मल रिएक्शन हुआ जिसको ये काउंटर बैलेंस कर रहा है एम जी का कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, ये थीटा है यदि ये थीटा है तो। और ये मान लीजिए नीचे गिर रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है, नीचे यदि इसके गिरने का टेंडेंसी है तो फोर्स ऊपर लगेगा, ऊपर जाने का टेंडेंसी है तो फोर्स नीचे लगेगा। ये कौन सा फोर्स की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स का। और फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू एन, और एन का वैल्यू यहाँ पर एन जो है सो एम जी कॉस थीटा को काउंटर बैलेंस कर रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो टोटल फोर्स इस एम जी का एक कंपोनेंट तो इधर है ही ना, एम जी साइन थीटा। तो जो फोर्स जो है प्लेन के पैरेलल लग रहा है वो टोटल कितना लग रहा है, एक तो एम जी साइन थीटा लग रहा है, और दूसरा ये एफ लग रहा है, एफ का वैल्यू है म्यू एम जी कॉस थीटा, ऊपर लग रहा है। तो यहाँ से आपको एक्सप्रेशन पता चल गया, जो पैरेलल में ही है वो होगा जी साइन थीटा जब फ्रिक्शन नहीं है तो, और इसमें जब फ्रिक्शन भी है तो म्यू जी कॉस थीटा को और माइनस कर देते हैं। तो विथ फ्रिक्शन ये है आपका एक्सप्रेशन डाउन द प्लेन, जब नीचे जा रहा है तब ये नीचे में, और यदि फ्रिक्शन नहीं है तो म्यू को 0 रखिए, देखिए आ गई आपका। तो वही बात यहाँ, ये तो आपको पता ही होगा, और नहीं तो नहीं पता है तो आपको याद रखना होगा। यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए बी मोशन को कंसीडर करते हैं। एक्सलेशन जो भी यहाँ पर देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। सेकंड केस में जहां फ्रिक्शन है वहां भी ये कांस्टेंट है, दोनों ही केस में ये कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर हम कौन कौन फार्मूला लगा सकते हैं, कांस्टेंट एक्सलेशन में हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं। मेरे पास 4 यूजुअली फार्मूले हैं, मैंने 3, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सारा फार्मूला आप लगा सकते हो, राइट। तो वही फार्मूला हम लगाते हैं। इसमें टाइम से हमें कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस से मतलब है और स्पीड से मतलब है। तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए, बिना टाइम का ये फार्मूला है वही लगाने वाले हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बी ए से बी तक चल रहा है, बी पर कितना है उसका स्पीड, वी स्क्वायर, ए पर कितना है यू, और ये जो डिस्टेंस चला वो एस है, ठीक है। तो भी कितना हो गया हमें नहीं पता है, पता कर रहे हैं। यू बी, यू ए जो है सो 0 है, यहाँ पर ये रुका हुआ है 0 है, और डिस्टेंस एस चला है। एक्सलेशन कितना है, एक्सलेशन है जी साइन थीटा, कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, जी साइन थीटा टाइम्स एस। तो वी बी स्क्वायर का आपको वैल्यू पता चल गया, 2g एस साइन थीटा, इसका भी यूज होगा। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या देखते हैं, सेकंड पार्ट में देखते हैं ये बी टू सी में कि फ्रिक्शन है, तो एक्सलेशन कितना होगा, एक्सलेशन होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो फिर सेम फार्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये भी कहाँ पर आएगा, सी पर, ये यू कहाँ पर आएगा, बी पर, और ये डिस्टेंस कितना है 2c है, लिखेंगे यहाँ पर अभी। तो भी सी है, यहाँ पर आके रुक गया, बोला रुक गया। यहाँ पर स्पीड कितना है, ये बी पर, यही जो स्पीड हमने निकाला है यहाँ पर, ये वी बी स्क्वायर है। एक्सलेशन कितना है वो लिख देंगे अभी, और ये डिस्टेंस है 2s। इधर हो गया 0, वी बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं 2gs साइन थीटा प्लस 2। एक्सलेशन कितना है, एक्सलेशन है विथ फ्रिक्शन में जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और आगे क्या है, डिस्टेंस है 2s। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपका जो रिलेशन है वो पता चल जाएगा। लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में ये 2gs साइन थीटा है, 2gs कॉमन कर लेते हैं,
यहां पर बच गया साइन थीटा 2, एक तो जी यहां से निकाल लिया, एक एस कॉमन कर लिया, बचा 2 साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये 2gs लेफ्ट में जाके 0 बन गया और इधर हो गया आपका साइन थीटा। इसको एक्सपेंड करते हैं, 2 साइन थीटा माइनस 2 म्यू कॉस थीटा। तो ये कितना थीटा हो गया, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, 2 म्यू कॉस थीटा, ये साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 3 साइन थीटा। तो यहां से आपको टेन थीटा कितना आया, टेन थीटा आया 2/3 म्यू, या फिर म्यू का वैल्यू निकालना है तो म्यू कितना आया 3/2 टेन थीटा, मतलब 1.5 टेन थीटा, ये म्यू का वैल्यू आया। और ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें हमने क्या किया, काइनेमेटिक्स यूज किया, और काइनेमेटिक्स हमने दो जगह यूज किया, एक ए टू बी में यूज किया जो स्मूथ है, एक्सलेशन में पता है जी साइन थीटा नीचे की ओर जब जा रहा है। उसके बाद बीसी में जहां जो स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है, वहां पर मैंने यूज किया। इस केस में एक्सलेशन कितना है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। यहाँ पर स्पीड क्या है वो पहले केस से निकाले, उसको सब्स्टिट्यूट किए और हमें रिलेशन मिल गया म्यू और जी साइन थीटा में म्यू इक्वल टू 1.5 टेन थीटा। आप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। तो हम दूसरा तरीके से बना रहे हैं सवाल। क्या सवाल है दूसरा तरीका से? सवाल यह है कि कौन सा मेथड से बनाएं। फिगर यहां पर एक बार बना लेते हैं, बार बार ऊपर जाना पड़ता है। इस पॉइंट तक ए से लेकर बी तक एस डिस्टेंस है और ये 2s डिस्टेंस है। इधर म्यू है, इधर म्यू जो है सो 0 है और यहाँ म्यू 0 नहीं है, मतलब इधर एक्सलेशन है, उधर स्मूथ है। ठीक है, अब देखिए कि इसको कैसे बनाते हैं। इसमें कहीं टाइम दिया है, टाइम मिसिंग है, राइट, टाइम नहीं है। यदि टाइम नहीं है तो हमें फायदा है कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम आपको डायनेमिक्स नहीं देता है, टाइम नहीं बताता है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेंगे। यदि टाइम नहीं है तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप आसानी से यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं। हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर रहे हैं। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वो कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टी फॉर काइनेटिक एनर्जी, या के लिखना है आपको, के लिख सकते हो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहां पर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, यहां रुका हुआ है तो 0 हो गया। यहां पर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है के आई, यहां भी रुका हुआ है तो ये भी 0 हो गया। वाह, राइट हैंड साइड दोनों 0 हो गया। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, फोर्सेस वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा है हमेशा, ऑल द टाइम, और दूसरा फ्रिक्शन लग रहा है लेकिन यहां से यहां तक है। ठीक है, तो हम इसको यहां पर लिखते हैं ऐसे कि वर्क डन बाय mg गोइंग फ्रॉम ए टू सी, और फ्रिक्शन वाला जो है सो फ्रिक्शन जस्ट फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक में फ्रिक्शन लग रहा है, यहां तो है ही नहीं, बस यही दोनों फोर्सेस लग रहे हैं और इसके वजह से जो वर्क डन है वो 0 है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है कि वर्क डन इन एसी, ए से सी तक जाने में mg कितना वर्क डन किया, वर्क डन कितना होता है, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, mg है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट क्या है ए से सी तक, पूरा का पूरा 2s है, कॉस उसके बीच का एंगल। वर्क डन जो है सो केवल fs नहीं होता है, वो होता है fs टाइम कॉस थीटा। इनफैक्ट ये डॉट प्रोडक्ट है f और s का, तो हमें उसके बीच के एंगल भी देखना चाहिए। तो यहां पर देखिए mg किधर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। यहां पर एक फ्रेस बना लेते हैं ऐसे छोटा सा, mg नीचे लग रहा है
और चल किधर रहा है, इधर। ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉस उसके बीच का एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा। इतना वर्क डन हुआ बाय mg ग्रेविटी, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, नीचे या ऊपर, ये नीचे जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑफकोर्स ऊपर लग रहा है। कितना है वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स का, ऊपर है तो माइनस कर दिया, माइनस नहीं करेंगे, पहले फोर्स लिखते हैं। फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन टाइम्स कितना डिस्टेंस चला, वो बी से सी तक चला है, पूरा नहीं चला है, क्योंकि पूरा में एक काइनेटिक फ्रिक्शन है ही नहीं, ये स्मूथ है। डिस्टेंस हो गया जस्ट 2s। ओ यहां पर थोड़ा मिस्टेक किया ना, ए से सी तक में 2s नहीं 3s है ना, 2s तो बी से सी तक है, यहां से ए से सी तक में 3s है, तो इसे 3s लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सेकंड केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है सो इन गोइंग फ्रॉम बी टू सी, वो है फ्रिक्शन का फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट और एंगल का कोसाइन। दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं फ्रिक्शन देखिए ऊपर लग रहा है और ये जा रहा है नीचे, ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हाँ, और ये है फ्रिक्शन, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, इक्वल टू 0। यहाँ पर mgs दोनों में है, नहीं अभी नहीं, इसमें एफ के वैल्यू लिखेंगे तब पता चलेगा, लेकिन ये है 3 mgs cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो है सो साइन थीटा हो गया, प्लस एफ के का वैल्यू है म्यू एम जी, कितना है म्यू, देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ था जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, लेकिन फ्रिक्शन तो जस्ट यही वाला है ना, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, ये रहा फ्रिक्शन आपका। डिस्टेंस चला है 2s, अब cos 180 डिग्री माइनस 1, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। अब यहाँ से जो है सो मुझे mgs नजर आ रहा है दोनों में, यहाँ भी mgs है, यहाँ भी mgs है, उसको बाहर कर लेते हैं, mgs बाहर कर लिए, और अंदर में बच गया क्या यहाँ पर 3 साइन थीटा, यहाँ क्या बच गया माइनस म्यू कॉस थीटा, दो ठो, ये दो इक्वल टू 0। यहां से आपको आ जाएगा, ये तो 0 नहीं हो सकता तो यही 0 होगा, तो ये आपको देगा tan थीटा इजिकल टू 2/3 म्यू, या फिर ऐसे कहिए म्यू इजिकल टू 3/2 tan थीटा इजिकल टू 1.5 टाइम्स tan थीटा, एग्जैक्टली सेम आंसर। लेकिन यहाँ पर जो है आपको क्विकली आ गया, यदि आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया तो आपका आंसर जो है सो जल्दी आ गया, क्योंकि दो बार आपको काइनेमेटिक्स यूज नहीं करना पड़ा, जैसे यहाँ पर A टू B में और B टू C में काइनेमेटिक्स यूज करके आपको बनाना पड़ा, वो यहाँ नहीं करना पड़ा, आप यहाँ पर क्विकली इसे कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 153, ये फोर्स F इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यहां दिखा रहा है, ऑन अपर ब्लॉक ऑफ ए सेट ऑफ 4 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक है m 2m 3m 4m, 4 तो ब्लॉक है, एज ऑन इन द फिगर। द सिस्टम ऑफ 4 ब्लॉक्स इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड, ये ऊपर जा रहा है और ये स्पीड जो है सो कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है 0। पूछ रहा है क्वेश्चन कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक मास 3m, इस पर जो है जो 3m मास है, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो इसका जो है यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, अभी हम कुछ नहीं बनाने वाले हैं, सिंपली हम 3m जो है इस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएं, F इजकल टू एफ एक्सटर्नल इजकल टू मास टाइम एक्सलेशन। ठीक है, तो इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है, बहुत सारे फोर्स लग रहा है, लगने दीजिए, वही फोर्स वो पूछ रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो मास इसका 3m है, एक्सलेशन कितना है 0, सबका एक्सलेशन 0 है, तो इसका भी 0 है, तो इस पर जो एक्सटर्नल नेट फोर्स लग रहा है वो कितना आया 0, आपका आंसर 0। वैसे आप देखना चाहो कि इस पर कितने कितने फोर्स लग रहे हैं 3m में, तो आप यहां देख सकते हो, ये 3m है, ऊपर में कोई टेंशन है T2, नीचे कोई टेंशन है T1 और इसका वेट है mg, और ये सभी मिलकर क्या हो गया 0 हो गया है, तो T2 जो है सो T1 प्लस mg के बराबर है, 3mg के बराबर, ये 3mg है ना, 3mg के बराबर, तो सब मिला के नेट फोर्स इस पर 0 हो गया।
इस केस में आप चाहते तो सब वैल्यू भी निकाल सकते थे। 4m यदि आप कंसीडर करते तो इस पर एक वेट लग रहा है नीचे और एक ऊपर में टेंशन लग रहा है T1, मान लेते हैं यहाँ पर T1 है, तो जो मैंने यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर सिंपली सीधे कह सकते थे कि T1 इक्वल टू 4mg, ये 4mg है, T1 मिल गया। इसका आप यदि फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर यहाँ से कीजिए तो T2 मिल गया, 2m का कीजिएगा तो T3 मिल जाएगा। सब जगह टेंशन अलग अलग रहेगा, ये T1 है, ये T2 है, ये T3। इस तरह से सबका जो है सो आपको वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे केवल ये पूछा गया कि ये 3m जो ब्लॉक है उस पर नेट फोर्स कितना है, जो कि 0 है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर ब्लॉक को रखा गया है, इसका मास है m। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू। सरफेस जो है फ्रिक्शनल है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू है। इफ एफ एक्ट्स ऑन द ब्लॉक इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉर ड्यूरेशन टाउ, इधर जो है इस पर एक फोर्स लगता है एफ, कितना देर तक लगा, टी इक्वल टू 0 से मान लीजिए टी इक्वल टू टाउ तक लगा फोर्स, इसके बाद फोर्स लगना बंद हो गया। यदि हम इसको फिगर बनाए ऐसे एफ वर्सेस टाउ में टाइम में, तो एफ कोई कांस्टेंट फोर्स है, ये कुछ देर तक लगा, यहां तक लगा, टाउ तक लगा, 0 से स्टार्ट है, उसके बाद फोर्स लगना बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हाउ लॉन्ग फर्दर ब्लॉक विल मूव आफ्टर फोर्स सीजेस टू एक्ट ऑन द ब्लॉक। मान लीजिए यहां पर आकर रुक जाता है, तो यहां पर फोर्स नहीं है, देखिए 0 फोर्स है, तो आपका प्लॉट हुआ ए, यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, और इसके इन्फ्लुएंस में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स है, और इधर टाइम है। यदि यहां से यहां तक फोर्स लग रहा है तो एक्सलरेटेड है, एक्सलरेटेड है तो ये जो है सो कुछ पैराबोला जैसा जाएगा। एक्सलेशन रहता है तो एस कैसे जाता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू तो 0 है, यहाँ पर 0 हो गया, प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक्सलेशन हमें पता है एफ बाय एम है, ये हाफ इधर हो गया टी स्क्वायर, तो एस और टी, एस ही यहाँ पर एक्स है, पैराबोला है, ऐसे है। और उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में इस जो टाइम है टाउ पर एक्सलेशन खत्म हो गया, एक्सलेशन खत्म हो गया है, तो अब ये कैसे चलेगा, एक्स जो है सो वी चलेगा, जो स्पीड है वो उससे लेके वी चलेगा, मतलब एक्स और टी जो है सो स्ट्रेट लाइन चलेगा, कुछ ऐसे चलेगा। ठीक है, ऐसे करके चलेगा, और यहाँ पर जो है इसका इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो मान लेते हैं ये टाइम जो है सो टी नॉट है, या आप इसको जो भी कहना चाहो, टी प्लस टी नॉट कहते हैं, तो यहां से यहां तक का टाइम जो है टी नॉट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो यही क्वेश्चन है कि एक फोर्स एफ जो है सो कुछ देर के लिए काम करता है टाउ तक, उसके बाद फोर्स लगना बंद हो जाता है, लेकिन चूंकि इस पर फोर्स लग रहा था तो इसका एक्सेलेरेशन इसमें है, मतलब स्पीड बढ़ेगा, यहाँ पर अपना कुछ स्पीड है इसके पास, ठीक है, यहाँ पर स्पीड क्या है 0, यहाँ 0 नहीं है। अब उस स्पीड की वजह से फोर्स हटा भी देंगे तो ये कुछ दूर और चल के रुकेगा, क्योंकि फ्रिक्शन है तो रुक जाएगा, यहाँ पर आके रुक गया। क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग फर्दर ब्लॉक विल मूव, यहाँ से यहाँ तक जो रुका वो टाइम कौन सा है, उसको टी नॉट कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक कि टी नॉट टाइम और चल लिया, वही मैंने यहाँ पर दिखाया, टाउ नॉट तक फोर्स लगा है और टाउ नॉट प्लस टी नॉट के बाद वो रुक गया, फोर्स खत्म हो गया यहाँ पर, ये भी यहाँ रुक गया, ये जो है सो रुक गया है यहाँ पर। तो ये जो है सो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा ना, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है फोर्स लग रहा है, तो इसका ये गलत हो गया यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये अब जो है सो डिसलरेशन चल रहा है, तो ये इसको ऐसे करके चलेगा, इस तरह से डिसलरेशन चल रहा है, तो फिर ये जो है सो पैराबोला आएगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में। यहाँ पर इंक्रीज कर रहा था वेलोसिटी डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस तो इंक्रीज ही करेगा, लेकिन रेट जो है उसका वेलोसिटी घटेगा, यहाँ पर स्लोप जो है सो घटते जा रहा है, यहाँ स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप इसका वेलोसिटी देता है। एनीवे, तो एनीवे यही सवाल है आपसे कि कितना देर और चलेगा। देखिए इसको भी एक से अधिक तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। एक तो कन्वेंशनल मेथड है,
क्या कीजिए कि फोर्स यहाँ से यहाँ तक लगा तो मुझे एक्सलेशन पता है, इसके बीच में जो एक्सलेशन है वो मुझे पता हो गया, कितना एक्सलेशन है, F/m। वो कहाँ से कहाँ तक, इसको ए बी पॉइंट कहते हैं, इसको सी कहते हैं। ए टू बी तक जो है सो एक्सलेशन है, और बी से सी तक जो है कोई एक्सलेशन नहीं है। यहाँ पर वो चलेगा एस इक्वल टू वी टी करके चलेगा, या एस हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए ना, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर भी एक्सलेशन है, यहाँ पर जो है सो फ्रिक्शन की वजह से, और यहाँ पर फ्रिक्शन और इसके दोनों वजह से, ये फ्रिक्शन है और ये दोनों के वजह से है, तो ये एक्सलेशन नहीं है इसका। इतना तो आया केवल इस फोर्स की वजह से, और एफ के वजह से, एफ कितना है, म्यू एम जी से एम को डिवाइड किए, इतना एक्चुअली नेट फोर्स आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो मैंने बताया ये पूरा पैराबोला नहीं होगा, थोड़ा सा कम रहेगा, तो ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, क्योंकि एक फोर्स हमने लिखना भूल गया। ये एक्सलेस ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर हमें म्यू जी लिखना भूल गए ये। एनीवे इसका भी जरूरत नहीं है, तो उसको हटाते हैं। तो अब चले हम इसको बनाने के लिए, तो पहले जो है सो कन्वेंशनल जो मेथड उससे बनाते हैं, ए टू बी चलते हैं और फिर बी टू सी चलते हैं। यहाँ पर ए टू बी चल रहे हैं और इधर बी टू सी चलेंगे। तो ए टू बी में हम क्या पता करेंगे, हम पता करेंगे कि इसका यहाँ पर स्पीड कितना है, क्योंकि उस स्पीड का हमें जरूरत पड़ेगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला में रखने के लिए। लास्ट में यहाँ पर रुक गया है, इनिशियली क्या स्पीड है वो मुझे पता करना पड़ेगा बी पर, और एक्सलेशन हमें पता है म्यू जी, जस्ट फ्रिक्शन की वजह से, ये फ्रिक्शन यहाँ पर यदि लग रहा है, ये एन है, नीचे एम जी है, तो एन और एम जी दोनों सेम हो गया, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। और फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, ये जब इधर जा रहा है राइट में, तो लेफ्ट में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है, म्यू एन, और म्यू एन का वैल्यू अभी अभी एम जी आया, कितना फ्रिक्शन फोर्स है। तो एक्सलेशन जो इसके वजह से आया वो कितना आया, म्यू जी, क्योंकि एम से डिवाइड करना पड़ेगा एक्सलेशन के लिए, और वो एक्सलेशन किधर है, लेफ्ट में है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस यूज किए हैं, क्योंकि हम राइट में पॉजिटिव मान रहे हैं। तो ये हमें पता है, तो हमें यू भी केवल पता करना है, वो जो हम ए टू बी में पता कर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको कैसे पता करें, हम लगाएंगे फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि हमें भी पता है, भी पता करना है, ये बी पर हो जाएगा, ये ए पर है। एक्सलेशन हमें पता है, एक्सलेशन कितना है, एक्सलेशन दो फोर्स की वजह से है, एक फोर्स एफ जो राइट में लग रहा है इधर, और एक फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एम जी, इसको एम से डिवाइड करेंगे तो एक्सलेशन आ गया। तो हमें यहाँ से भी पता चल गया, वी बी स्क्वायर जो है सो 0 स्क्वायर प्लस 2, एक जगह पर हम लिखेंगे F/m माइनस म्यू जी, और S कितना है, नहीं इसको नहीं लिखेंगे, ये फॉर्मूला ठीक नहीं है, क्योंकि हमें डिस्टेंस नहीं पता है ना, हमें टाइम पता है। तो इससे भी सिंपल फार्मूला जो है हम यूज करने वाले हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं। v कितना है वही पता करना है हमें, u कितना है 0, एक्सलेशन कितना है, फोर्स लगा F राइट साइड में, और फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी लेफ्ट साइड में, m से डिवाइड किया, और टाइम था टाउ, तो ये आपका फोर्स आ गया, वेलोसिटी आ गया, म्यू एम जी बाय एम टाउ, इतना वेलोसिटी आ गया। अब चलते हैं हम राइट साइड, यहाँ पर बी टू सी में, ये बी टू सी में हमें जो निकालना है टी नॉट वैल्यू, बी टू सी में जो है सो हम फिर लगाते हैं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v कितना है 0 हो गया है, u कितना है, ये u भी है, ये वाला f माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाय m टाइम टाउ, प्लस एक्सलेशन कितना है, अब माइनस म्यू जी केवल है, पहले इतना था ना, अभी आपको हटा दिया है, तो ये आपका गायब हो गया, तो केवल पता माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाय एम, सो माइनस म्यू जी, और टाइम कितना लगा, बी से सी तक में जो टाइम लगा है वो टी नॉट बोल रहे हैं, टी नॉट टाइम लगा, यहाँ से आपको टाइम नॉट पता चल, टी नॉट पता चल गया, ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो गया, माइनस म्यू एम जी टाउ डिवाइडेड बाय एम 1 बाय म्यू जी। अब यही आपका आंसर है, आप इसको
ओके, तो कितना आया वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। एफ डिवाइडेड बाय म्यू एम जी पहला टर्म, और दूसरा टर्म 1 टाइम्स टाउ, ये टी नॉट हुआ। ये आपका आंसर है, एफ बाय म्यू एम जी माइनस 1 टाउ, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला, आप 2 टाइम लगाएं, एक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और टी नॉट निकल जाएगा। आपको पता है कि ये एक्सलेशन जो है फ्रिक्शन की वजह से कितना आया और इस फोर्स की वजह से कितना आया, वो दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है। ये फोर्स की वजह से आ रहा है, ये फ्रिक्शन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। सेकंड केस में ये फोर्स गायब हो गया, फोर्स यहाँ खत्म हो गया है, तो जस्ट ये फ्रिक्शन जो है यहाँ पर एक्सलेशन यही आया है। इसको दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हो, और वो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा, क्योंकि वो इजी मेथड होगा, क्विकली बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम सब पूछा जा रहा है। फोर्स यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ फोर्स गायब है, 0 है, मतलब फोर्स का मुझे इन्फॉर्मेशन है, टाइम का भी मुझे इन्फॉर्मेशन है, वेलोसिटी का भी मुझे इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको हम ऐसा बना सकते हैं कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा सकते हैं। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में क्या चाहिए होता है, फोर्स और टाइम हो चाहिए, और क्या होता चाहिए, मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम हमें पता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ए टू सी में क्या है, यहाँ मोमेंटम 0 था क्योंकि वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर भी मोमेंटम 0 है, वेलोसिटी 0 है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, 0 है। अब हमें केवल निकालना पड़ेगा इम्पल्स जो यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है, इतना टाइम तक, ये टाउ प्लस एक्स्ट्रा टी नॉट टाइम तक जो लगा है इम्पल्स, वो 0 होगा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहता है कि जो इम्पल्स है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, और इस केस में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये दोनों ही 0 है। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी जो फाइनली सी पर है और ये फाइनली इनिशियली ए पर है, यहाँ भी वेलोसिटी 0 है, यहाँ भी वेलोसिटी 0 है, तो ये हो गया 0। तो जे कितना होगा, 0। और जे क्या होता है, जे होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, राइट, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट नहीं, टाइम, फोर्स टाइम टाइम होता है। और ये टाइम यूजुअली हम कहते हैं, जब इम्पल्स की बात कहते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत छोटा टाइम है, राइट, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है कि वो छोटा टाइम ही हो। आप यहाँ से वो टाइम कुछ भी हो सकता है, यदि यहाँ से ज़्यादा देखना हो तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, एफ डी टी, ये टी कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से कहाँ तक गया, टी प्लस टाउ, फोर्स कांस्टेंट है, कहाँ से कहाँ, इसको हम ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, 0 टू टाउ, ये उल्टा लिख दिया, टी प्लस टाउ नॉट लिख, 0 टू टाउ में एफ डी टी लिखेंगे, और इधर 0 टाउ टू टी नॉट एफ डी टी। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं एफ टी टी। और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये टी स्टार्टिंग है 0 और जा रहा है टाउ प्लस डेल्टा, टाउ प्लस कितना, टी नॉट तक। शुरू वाला जो टाइम है वो कितना है, ए से बी तक का जो टाइम है वो है टाउ, और इधर जो टाइम है वो है टाउ टी नॉट, तो वही लिखा है। 0 से पूरा टाइम तक में जो इसका इम्पल्स है वो 0 होना चाहिए। तो पहले देखिए इसको हम ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि ये फोर्स अलग अलग है, ठीक है। फोर्स जो है वो 0 से टाउ तक अलग है, और टाउ से टाउ प्लस टी नॉट तक अलग है। यहाँ क्या फोर्स है, एफ प्राइम कहते हैं, यहाँ एफ डबल प्राइम कहते हैं। यहाँ पर कौन सा फोर्स है शुरू में, वो फोर्स तो आपने देखा निकाला यहाँ पर, एक तो ये कैपिटल एफ फोर्स है राइट साइड में, और माइनस म्यू एम जी फोर्स है लेफ्ट साइड में जो फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर जो फोर्स है एफ माइनस म्यू एम जी, टाइम कितना लगा, टाउ, ठीक है। और दूसरा इधर, इधर कितना फोर्स है, माइनस म्यू एम जी, केवल फ्रिक्शन, टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। यह आपका जो है ए बी है, ए बी मोशन है, और ए आपका जो है सो बी सी मोशन है, बी सी मोशन में टी नॉट टाइम लगा है, और सब मिला के जो इम्पल्स है 0 है। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए टी नॉट कितना है,
टी नॉट जो है इसको उस साइड ले गए, फिर म्यू एम जी से डिवाइड कर दिए, एफ माइनस म्यू एम जी टाइम्स टाउ बाय म्यू एम जी। देखिए कितना क्विकली बन गया इसमें, एफ डिवाइडेड बाय म्यू एम जी माइनस 1 टाउ टी नॉट। ये आपका आंसर एग्जैक्टली सेम है जो आपने पहले बनाया था। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, यदि आप इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाते हो तो वेरी क्विकली बन जाता है और आपका बहुत टाइम बच जाएगा। लेकिन यदि आप काइनेमेटिक्स लगाते हो तो दो जगह काइनेमेटिक्स लगाना पड़ेगा और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो बनेगा दोनों से, ठीक है, लेकिन एक में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए इसके पहले वाले सवाल में हमने आपको बताया था, जो दूसरा मेथड बताया था यहाँ पर, ये नहीं, इसके पहले वाले में, इसमें देखिए हमने जो लगाया था वर्क एनर्जी थ्योरम। टाइम का यदि इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम नहीं रहता है। और यदि टाइम का इन्वॉल्वमेंट है तो हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि इम्पल्स टाइम से ही पता चलता है, इम्पल्स जो है सो टाइम से ही पता चलता है। फोर्स टाइम इम्पल्स, फोर्स टाइम टाइम, ये इम्पल्स होता है। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम बहुत इजीली बन जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें, इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये ब्लॉक ऑफ मास m is kept on an inclined plane with an inclination थीटा। ये इंक्लिनेशन है थीटा, इस पर कोई ब्लॉक है जिसका मास है m, वो रखा हुआ है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू। ये सरफेस जो है सो फ्रिक्शनल है और म्यू इसका काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। इफ द ब्लॉक मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, द एंगल थीटा एंड म्यू आर रिलेटेड है। मान लीजिए वो जो है सो इधर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कोई स्पीड है मान लीजिए भी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो आपको बताना है कि थीटा और म्यू में क्या रिलेशन है। ये आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। देखिए क्या है कि यदि एक रफ सरफेस है, कितना म्यू का वैल्यू होता है वो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो है सो हम एक इस पर ब्लॉक रखते हैं और कोई एंगल थीटा लगते हैं, ठीक है। अब थीटा को ये देखते हैं आराम से बैठा हुआ है, अब फिर थोड़ा सा थीटा उठा देते हैं, अब देखते हैं अब भी बैठा हुआ है और थोड़ा सा थीटा उठा देते हैं, उसके बाद देखते हैं अब गिरने लगा है, अब गिरने को पोजीशन में है, तो उस वक्त जो एंगल है उसका tan ही म्यू देता है। यहाँ पर एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है ना। वो क्यों गिर रहा है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गया है। यहाँ पर भी एक्सलेशन क्या है, जीरो है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो है। और नेट फोर्स जब जीरो हो जाता है तो उस वक्त एंगल का टेंजेंट जो है सो म्यू के बराबर होता है। तो यहाँ से आप कह सकते तुरंत कि हमारा म्यू है। वैसे यदि आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम से देखना चाहते हैं तो देखिए इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, तीन फोर्सेस, एक mg, एक n और एक जो है सो फ्रिक्शन फोर्स, इधर तीन। ये तीनों फोर्सेस के अंडर में ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। यदि हम इसको ब्रेकअप करें थोड़ा सा, mg का दो कंपोनेंट आएगा, ये थीटा है तो ये वाला एक थीटा आ जाएगा, आप निकाल लीजिए। तो ये कंपोनेंट जो है सो mg साइन थीटा हो गया और एक कंपोनेंट mg कॉस थीटा हो गया। तो देखिए यदि हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें, परपेंडिकुलर टू प्लेन, कोई मोशन नहीं है उस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जीरो है। तो यहाँ पर n और mg cos थीटा एक दूसरे को मार के खत्म कर डाले, दोनों में कोई नहीं बचा। और पैरेलल में देखें, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब में होता है, दो कंट्री लड़ेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब से, एक दूसरे को खत्म करके कोई नहीं बचेगा, ये बिल्कुल वैसा ही है, न्यूट्रलाइज कर दिया दोनों ने एक दूसरे को। पैरेलल टू प्लेन देखें तो भी इसमें भी कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि एक्सलेशन जीरो है, तो फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर भी न्यूट्रलाइज किया है दोनों ने एक दूसरे को, एफ ने न्यूट्रलाइज कर दिया है mg साइन थीटा को। एफ का वैल्यू कितना होता है, म्यू एन, और एन यहाँ पर मुझे पता है mg साइन थीटा। म्यू का वैल्यू तो म्यू है, एन के वैल्यू जगह हम लिख दिए mg कॉस थीटा, और ए हो गया mg साइन थीटा, mg खत्म और यहाँ से म्यू का वैल्यू आ गया आपका tan थीटा। बहुत सारे जगह आपको म्यू इक्वल टू tan थीटा मिलेगा और बहुत सारे जगह यही मिलेगा tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी, इस तरह का। तो एनीवे इस सवाल का जवाब यहाँ पर 1 है। तो ये था टेस्ट नंबर 131। नेक्स्ट टाइम हम टेस्ट नंबर 32 के सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको दूर करेंगे। थैंक यू।